Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of May 2022. 27 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। उसमें ज़रा सी भी शर्म नहीं करनी है अपने को, और लाइक करेंगे जितना ज़्यादा उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, है ना। अगर 2000-2500 लोग भी देख रहे हैं वीडियो तो कम से कम 1000 लाइक तो अपन डिजर्व करते हैं, है ना। तो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। पहला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़। इनमें से कौन सी प्रोटेक्शंस माइनॉरिटीज़ को दी जाती हैं। पहला स्टेटमेंट है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तीसरा स्टेटमेंट है, अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3। दूसरा सवाल है, स्टेटमेंट्स ही हैं, आपको बताना कौन सा सही। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली सेट द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। दूसरा स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट स्पीकर शुड बी इलेक्टेड विद इन 6 months फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, यूजुअली द स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ये दूसरा स्टेटमेंट था। और तीसरा स्टेटमेंट है, यूजुअली द स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अब आपको बताना है इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडर आर्टिकल 19(1) 19(1) के तहत इसमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं आर्टिकल 19(1) में। ऑप्शंस आर, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully and without arms, to acquire and dispose property। आपको बताना कौन कौन सी चीज़ें हैं आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत। 1 and 2, 1, 2, 3, 1, 4 या 1, 2, 3, 4। एक एक करके मैं आंसर बताता हूँ। आपने आई होप अटेम्प्ट किया होगा, क्वेश्चन ज़रूर करना, है ना। बहुत प्यारे क्वेश्चन है और पॉलिटी के क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट करेंगे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला सवाल का आंसर है, तीनों ही सही हैं, तीनों ही राइट्स माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। तो एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेना। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इस लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डिसाइड करते हैं डेट ऑफ स्पीकर। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है डेट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड लेजिस्लेचर में वही चीज़ गवर्नर करता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 6 महीने के अंदर स्पीकर का चयन होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके। जब मीटिंग हो उसकी पहली मीटिंग में आई थिंक हो जाता है। तो 6 महीने का समय ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट दो जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 विल बी द आंसर इन सेकंड क्वेश्चन। 19(1) के तहत इसमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है। एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, है ना। आर्टिकल 300A के तहत ये लीगल राइट हो चुका है प्रॉपर्टी वाला। अब वो फंडामेंटल राइट और इन सब में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, कंपेयर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। आपको कंपेयर करना है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इन द लाइट ऑफ द रीसेंट एजी पेरीवालन केस। तो एजी पेरीवालन का जो रीसेंट केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी लाइट में आपको कंपेयर करना है द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज जो है वो है रिसेंटली पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, जिसमें कि गुज्जर कम्युनिटी जो है वो राजपूत कम्युनिटी से भिड़ गई है, क्योंकि दोनों ही अपना क्लेम कर रहे हैं 12th सेंचुरी किंग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। थोड़ा सा फैक्ट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ही बिलोंग टू द चौहान और चाहमना डायनेस्टी। तो चौहान या फिर चाहमना डायनेस्टी ऑफ अजमेर से ये बिलोंग करते थे। एंड प्रतिहारा एम्पायर के डिक्लाइन के बाद 11वीं शताब्दी में 11th सेंचुरी एडी में प्रतिहारास के डिक्लाइन के बाद चाहमना या चौहान डायनेस्टी आती है, उदय होता है इसका। 1177 या 1178 यानी कि 1177-1178 में ही असेंडेड द थ्रोन पृथ्वीराज चौहान एंड एक्सपेंडेड द किंगडम एज वेल, एंड मेनी राजपूत स्टेट्स वर डिफीटेड अंडर हिज रिजीम। एंड इसके अलावा दूसरी चीज़ें कुछ इन्होंने स्ट्रगल भी किया, एग्जाम्पल चालुक्याज ऑफ गुजरात, एंड यहाँ पे ही वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द चालुक्याज ऑफ गुजरात। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसके अलावा पृथ्वीराज के ऊपर कई कई किताबें लिखी गई, जैसे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इज अ पोयम इन ब्रज भाषा रिटन बाय चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। तो ये आपको एक फैक्ट जो है वो पता होना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े हैं अपनी लाइफ में, जो कि बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज की आर्मी ने मोहम्मद गोरी को की फोर्सेस को डिफीट कर दिया था, है ना। घुरीद जो थे वो पहली बार अटैक किया था उन्होंने, और यहाँ पे पहले बैटल में तो वो डिफीटेड हो गए थे। सेकंड बैटल जो तराइन का था उसमें वो डिफीट हो गया था फ्रॉम मोहम्मद गोरी। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, जस्ट एक साल बाद मोहम्मद गोरी के ही फोर्सेस से बैटल हुआ। 1191 बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चंद्रवरदाई किताब याद रखेगा, चंद्रवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। वो एक और किताब इंपॉर्टेंट आप ब्रज भाषा में है वो याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कई चीज़ें लिखी गई हैं पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, वैसे शो भी काफ़ी बने, आपको पता होगा। दूसरी न्यूज़ है, थर्ड एडिशन इंडियन एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में, और इसका नाम है बोंगो सागर। याद रखिएगा, बोंगो सागर या बोनो सागर आप दोनों बोल सकते हैं इसको। तो बोंगो सागर जो है वो मोंगला पोर्ट जो कि आपके बांग्लादेश में लोकेटेड है। तो इसमें दो चीज़ें फैक्ट हो गए। एक तो फैक्ट हो गया कि ये मोंगला पोर्ट कहाँ पर है, बांग्लादेश में। और दूसरी इसमें न्यूज़ आ गई कौन सी, बोंगो सागर या बोनो सागर जो है एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके बीच में हुई है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड इसका एम वही ऑब्वियस सी बात है, इंटर ऑपरेबिलिटी, जॉइंट ऑपरेशन स्किल। हर एक्सरसाइज का यही एक एम रहता है, इंटर ऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है ना। और ये बोंगो सागर या बोनो सागर का जो पहला एडिशन था वो 2019 में हुआ था, एंड दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड्स हाई कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग सहारा प्रोब। अब सहारा प्रोब के ऊपर हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर था जिसको सेट असाइड कर दिया। किसने सेट असाइड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्यों किया है, क्योंकि एक अपील फाइल की थी एसएफआईओ ने। थोड़ा सा फैक्ट्स मैं आपको एसएफआईओ के बारे में बता दूं। एसएफआईओ यानी कि स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। एसएफआईओ किसको बोलते हैं, स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इसमें बेसिकली कहना चाहिए कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, अकाउंटेंसी के, फॉरेंसिक के, ऑडिटिंग के, कंपनी लॉ के, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली इसी तरीके से जो क्राइम होते हैं, स्पेशल जो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं जिसमें साइबर के माध्यम से, या कहना चाहिए फाइनेंशियल कोई बहुत इस तरह का फ्रॉड किया गया हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। ये स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन पहले जब बना था तो एक रेजोल्यूशन के थ्रू बना था जो कि 2003 में आया था। 2003 में बाय द वे ऑफ अ रेजोल्यूशन इट केम। तो एसएफआईओ इनिशियली वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपको याद रखना है। इनिशियली जब ये बनी थी एसएफआईओ तो इट वाज फॉर्म्ड बाय द वे ऑफ अ रेजोल्यूशन, देयरफॉर इट वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। लेटर ऑन बाद में 2013 का जो कंपनीज एक्ट है ना, तो उसके सेक्शन 211 में इसको इंक्लूड किया गया। तो वाया दिस सेक्शन 211 of the Companies Act 2013, this SFIO was accorded a statutory status, ठीक है ना। तो initially in 2003 when actually SFIO was formed, it was not a statutory body, but later on via section 211 of the Companies Act, it was granted a statutory status। तो ये आपको facts कुछ याद रखने हैं। and it can arrest the people for the violation of the company law, it can also arrest the people for violation of the company law। तो I hope you will remember these facts regarding the SFIU as well। लर्निंग लॉस विल डेंट इंडियाज जीडीपी। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है। अच्छा, एक फैक्ट याद रखना कि एक तो ये बना कब था कि 1966 में बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरी चीज़ में जापान की जो है, जापान और यूएसए की हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है। जापान वैसे नंबर 1 लिखा जाता है जापान, लेकिन जापान और यूएसए की दोनों की बराबर ही है लगभग शेयर होल्डिंग, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाम का एशियन डेवलपमेंट बैंक ज़रूर है, लेकिन इसमें एशिया के अलावा आउटसाइड रीजन के मेंबर्स भी हैं, रीजनल मेंबर्स और नॉन रीजनल मेंबर्स दोनों है ना। यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में केवल एशियन मेंबर्स हैं, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। आपको याद रखना है इसमें दोनों तरीके के मेंबर हैं, ठीक है ना।
ये कई रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, है ना, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक और ये सब अलग अलग रिपोर्ट निकालते हैं ये। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली इन्होंने निकाली, इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं लेकिन जिन भी कंट्रीज़ में स्कूल क्लोजर बहुत ज़्यादा दिनों तक था, मतलब कि स्कूल क्लोजर जितना ज़्यादा आपने किया है उतना ज़्यादा आपको लर्निंग लॉस होगा, और उस लर्निंग लॉस से ही रिलेटेड आपका अर्निंग लॉस होगा, ठीक है ना। तो अर्निंग लॉस और लर्निंग लॉस दोनों अगर होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी जीडीपी जो है वो थोड़ा डिक्लाइन करेगी। तो ये फैक्ट्स जो है एडीबी ने बताए हैं अपनी रिपोर्ट में। क्या बोला है कि अगर आपकी स्कूल ज़्यादा दिनों तक बंद थी, जैसे इंडिया में 82 वीक्स तक पैंडेमिक में स्कूल बंद थे, 82 वीक्स विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट, है ना। तो एजुकेशन 82 वीक्स तक डिसरप्ट रहा। उसी के कंपैरिजन नेपाल में भी रहा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से हुआ। जापान में बहुत कम दिनों तक बंद रहा, मतलब लगभग मेरे हिसाब से आई थिंक 10 to 12-15 वीक्स ही थे जिसमें कि जापान में बंद रहा हो। वहीं उसके कंपैरिजन इंडिया में देखो 82 वीक्स तक बंद रहा। तो यही रिपोर्ट ने बोला है कि जितना ज़्यादा स्कूल क्लोजर रहा है उतना ज़्यादा लर्निंग लॉस होगा, और इसी के चलते आपको फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा कि 2030 तक जब समय आएगा तो बहुत कम लोग रहेंगे जिनको स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब मिल पाएगी। मतलब इस कारण से स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क में भी कमी आएगी, और जिस कारण से फिर अर्निंग लॉस देखने को आपको मिलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये एक है टॉर्टोराइज कंजर्वेशन से रिलेटेड। यहाँ पे टॉर्टोराइज कंजर्वेशन केरला के कासरगोड में, ये एक जगह है केरला के कासरगोड में, इसको थोरोथ अदुकाथ भगवती टेम्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरोथ अदुकाथ भगवती टेम्पल, इसका नाम ये देखो लिखा है, याद रख लेना, थोरोथ अदुकाथ भगवती टेम्पल। और ये मोलोथुम कावू यहाँ पर लोकेटेड है, मोलोथुम कावू पे लोकेटेड है। और यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि टॉर्टोराइज को पालने से, उसको चावल खिलाने से उनके जो पाप हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी जो स्किन में प्रॉब्लम्स है वो हट जाती हैं। तो टॉर्टोराइज कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे। एक पॉन्ड जो है वहाँ पे 400 से ज़्यादा टॉर्टोराइज हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे बेसिस है वो रिलीजियस बेसिस है, एक तरीके से जो उनका बिलीफ है, जो भी है, इसको हम जो भी माने तो इसको याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर है साइटिंग एंड फिनिशिंग लाइन इन मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता दूँ। गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था मीजल्स रूबेला को एलिमिनेट करना बाय 2020 तक। पहले इसका टारगेट था 2015 बनाया था पहले टारगेट, वो मिस हुआ। 2020 बनाया, 2020 भी मिस हो गया, ऑब्वियस सी बात है, फिर कोविड आ गया, ये हो गया, तो 2 साल हमारे लॉस हो गए। तो अब जो नया टारगेट है मीजल्स रूबेला को एलिमिनेट करने का, वो 2023 का टारगेट है। द न्यू टारगेट ऑफ द टारगेट ऑफ 2023। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज, 2023 का टारगेट। अब ऑथर ने कहा 2023 का अगर टारगेट है मीजल्स रूबेला को, दोनों वायरल डिसीजेज हैं, दोनों वायरस के कारण होती है, पहला फैक्ट। अब अगर आपका टारगेट है मीजल्स रूबेला को एलिमिनेट करना, तो ऑथर ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं। सबसे पहला ऑथर ने सजेशंस दिया कि इसमें देखो, एक तो है वैक्सीनेशन दोनों की अवेलेबल है ना। अब वैक्सीनेशन क्या है? यूआईपी आपको पता होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष ऑलरेडी चल रहा है। तो इम्यूनाइजेशन के लिए आपको वर्क करना है, तो वैक्सीनेशन विल बी द फर्स्ट थिंग कि आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। सेकेंड जो इसमें मेथड होगा वो होगा सर्विलांस का। ऑब्वियस बात है, एक दूसरा आपको सर्विलांस करना है कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, या फिर कहीं पे भी अगर आपको रैशेस का और जो ये कॉम्बिनेशन है, फीवर का रैश का कॉम्बिनेशन जो है, जो मीजल्स और रूबेला जो है, ऑब्वियसली उन दोनों में रैशेस और आपको फीवर दोनों ही देखने को मिलता है। तो एक इसके ऊपर सर्विलेंस भी करना है कि कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति ना हो, छूटने पाए, या कोई ऐसा बच्चा 15 साल की एज तक का कोई ऐसा बच्चा हो जिसको वैक्सीन ना लगा हो तो वो ना छूटने पाए। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तीसरा जो ऑथर ने सजेशन दिया है वो कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट शुड बी द सेंटर, जहाँ पर आपको यूनिट जो बनानी है फॉर सर्विलेंस एंड फॉर वैक्सीनेशन, वो डिस्ट्रिक्ट बनाना है ना। क्योंकि देखो लगभग 770 डिस्ट्रिक्ट हैं, 773 डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं। जब तक सारे डिस्ट्रिक्ट ये नहीं कह देते 773 डिस्ट्रिक्ट में कि भैया हमने सक्सेस अचीव कर ली, तब तक ये ओवरऑल सक्सेस अचीव नहीं होगी। तो आपको बेसिकली जो
सर्विलेंस की यूनिट रखनी है, ये सारी रखनी है वैक्सीनेशन की, वो डिस्ट्रिक्ट को रखना है। डिस्ट्रिक्ट कैन बी द यूनिट, जहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट्स अपने आप में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के पास सफिशिएंसी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, वो कर भी सकते हैं इस तरीके से काम, है ना। तो ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द यूआईपी को मैनेज कर सकते हैं। और ये क्लियर कट ऑथर ने कहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये एक्टिवली अगर टेक पार्ट करें तो मीजल्स रूबेला को डेफिनेटली 1 साल के अंतर्गत एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और बोथ डिसीजेज आर ऑब्वियसली, तो कोई भी डिसीज अच्छी नहीं होती, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि ये कोई डिसीज अच्छी है या कोई डिसीज खराब है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, और आप देख सकते हैं कि मीजल्स के जो मीजल्स है, मीजल्स अफेक्ट द इम्यून सिस्टम रेंडरिंग द चाइल्ड वल्नरेबल टू अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो मीजल्स जो है वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है चाइल्ड के, और चाइल्ड को वल्नरेबल बनाता है टू अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस, एंड इट लीड्स टू हायर मोर्टेलिटी को लीड करता है। वहीं रुबेला जो है एक स्लोअर ट्रांसमिटर है, रिस्क है रुबेला का जो कि चाइल्डहुड से एडोलसेंस तक हो सकता है। तो चाइल्डहुड से लेकर के एडोलसेंस तक का रिस्क रहता है रुबेला के केस में, ठीक है ना। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर देखो एक और चीज़ है कि प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अगर ये हो जाए, तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो ये उसके फिर प्लेसेंटा पे एंटर कर देता है, और फिर फीटस को बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़, आइज़ की, ब्रेन की, हार्ट की, ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ देता है। जैसे जो बच्चा पैदा होता है उसको कैटरैक्ट, डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट, ये सारे डेवलपमेंटल डिले, ये सारी चीज़ें पहले से हो जाती है। तो ये इसलिए एलिमिनेट करना ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑथर ने ये सजेशंस दिए हैं। हु विल्स द पावर टू पार्डन, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस तो नहीं करूँगा, बट एजी परिवालन वाला जो केस था उसमें क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो गवर्नर होता है ही इज़ बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द लेजिस्लेचर कैबिनेट। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर की कैबिनेट है वहाँ के एडवाइस से वो बाउंडेड रहता है, गवर्नर अपने मर्जी से एक्शन या इनएक्शन नहीं कर सकता। दूसरा जो जजमेंट था इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि इवन द इनएक्शन ऑफ गवर्नर कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर एक्ट नहीं कर रहा है गवर्नर, जैसा कि गवर्नर ने किया था इस केस में, 2-2.5 साल तक उसने एक्ट ही नहीं किया, जो भी एडवाइस था कैबिनेट के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे गवर्नर अगर एक्ट नहीं कर रहा है उस एडवाइस पे, तो भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसको देख सकता है कि क्यों उन्होंने एक्ट नहीं किया है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़ ये क्लियर कर लेना अपने दिमाग में कि पहले हम ये मानते थे कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, बट ही कैन पावर, आर्टिकल 161 के तहत ये पावर है गवर्नर के अंदर कि ही कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस एज वेल। तो ये अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये क्लियर हो चुका है कि वो पावर है उसके अंतर्गत, आर्टिकल 161 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको कल ही बताया था, फिर बता दूं। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो H2 और O2 में टूटेगा, वो है ना, H2 + O2 में टूटेगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आप कौन से सोर्स से ला रहे हैं वो डिसाइड करता है कि कौन सी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अगर रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अगर सपोज करो कार्बन का यूज कर रहे हो फ्यूल का फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर उसको कार्बन, अब इसमें रिलीज भी होगा कार्बन, है ना, कार्बन रिलीज भी हो रहा होगा। तो अगर ऐसी हाइड्रोजन है जिसमें कि आप ऐसी हाइड्रोजन निकल रही है जिसके साथ कार्बन भी निकल रहा है लेकिन आप उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, दैट विल बी ग्रे हाइड्रोजन। बट अगर सपोज करो आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ कर रहे हो और आपके कार्बन जो एमिशन हो रहा है उसको आप कैप्चर कर रहे हो, कार्बन कैप्चर कर रहे हो, तो फिर वो ब्लू हाइड्रोजन कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे ये अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन होती है जिसको करते हैं। अब ऑलरेडी इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में कसम खाई हुई है कि हम 33 to 35% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर देंगे, है ना, 2005 लेवल के कंपैरिजन में। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने, आपको पता होगा, ग्लासगो में हमने कहा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर हमको पूरी करनी है तो कहीं ना कहीं हमको ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। प्लस हमारा इम्पोर्ट बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि ऑब्वियसली हमको एनर्जी में इंडिपेंडेंस लानी पड़ेगी, और एनर्जी में इंडिपेंडेंस हम ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से ला सकते हैं। न केवल हम ला सकते हैं बल्कि हम अपने आप को एक्सपोर्टर भी बना सकते हैं। और इंडिया ने जनरेट करना शुरू कर दिया ग्रीन हाइड्रोजन। अभी रिसेंटली 500 गीगावाट कैपेसिटी का हमने, नॉट 500 गीगावाट, अभी अप्रैल 20 में हमने 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट स्टार्ट किया है असम के दुलियाजान एरिया में, ठीक है ना। ईस्टर्न असम के दुलियाजान रीजन में हमने क्या किया, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत हमने एक्सप्लोरेशन शुरू किया है, और हमने ग्रीन हाइड्रोजन 99.99% प्योर हमने वहाँ पे उसको प्रोड्यूस करना शुरू
शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, असम के दुलियाजान रीजन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन का एक बेनिफिट ये भी है कि इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड द स्टोर्ड हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फ्यूल सेल्स, ठीक है ना। तो हम ग्रीन हाइड्रोजन को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए हम फ्यूल सेल्स भी बना सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के केस में रहेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ओवरऑल। डोंट रिमूव आर्मी फ्रॉम आरटीआई एक्ट। अब अभी देखो क्या है, आर्मी ने बहुत गवर्नमेंट को मैसेज लिखा था, भेजा था कि भैया हमको आरटीआई एक्ट से हटा दो, ये सब दिक्कतें होती हैं बाद में, सारी दिक्कतें। तो अब आर्मी के जो वेटरन्स हैं उन्होंने लिखा कि भैया इनको मत हटाने देना। क्यों नहीं हटाने देना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हट गए तो जो वेटरन्स की पेंशन और ये सब चीज़ें हैं वो काफ़ी उसमें चली जाएगी। तो अभी रिसेंटली जो आर्मी ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को, उसके रिगार्डिंग ही वेटरन्स ने कहा है कि भैया इनको मत हटाना। हटाने के लिए याद रखेगा शेड्यूल 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का जो शेड्यूल 2 है, इसको लिख लो, आरटीआई एक्ट का जो शेड्यूल 2 है उसके अंतर्गत इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड है जो कि आरटीआई के परव्यू से बाहर हैं। याद रखेगा, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट आर मेंशन्ड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब कौन कौन सी ऐसी बॉडी हैं इसमें, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच अंडमान एंड निकोबार, क्राइम ब्रांच सीआईडी, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस, ये सब आउटसाइड द परव्यू ऑफ आरटीआई हैं। तो याद रखेगा, अब आर्मी को भी इसी शेड्यूल 2 में डालने की बात चल रही है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट वांट्स फुल रिस्पेक्ट फॉर सेक्स वर्कर्स। कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी जिसमें कल हिंदू ने जो हेडिंग डाली थी, लिखा था सेक्स वर्कर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। आज जो उनके जो एडवोकेट हैं तृप्ति टंडन, अब देखो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी हिंदू में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि सेक्स वर्क हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। अब देखो आप कहीं पे भी गूगल करोगे ना तो आपको यही मिलेगा कि सेक्स वर्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोफेशन। बट ये चीज़ बोल रही कौन, ये चीज़ बोल रही है उसकी लॉयर, उसकी एडवोकेट बोल रही है जो एक्चुअली ये केस लड़ रही है। तो सेक्स वर्क उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि सेक्स वर्क को प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और पुलिस उनके काम में इंटरफेयर ना करे, प्लस पुलिस उनको परेशान ना करे, ठीक है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एंड ऑल दे शुड नॉट डू दैट, लेकिन उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके केसेस अरेस्ट होने चाहिए। प्लस उन्होंने यूआईडीआई को भी कहा था कि आप उनके आधार कार्ड और ये सब चीज़ें बनाओ। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि वो सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना। फिलीपींस टू अपहोल्ड साउथ चाइना सी रूलिंग। अब देखो यहाँ पे साउथ चाइना सी का जो इशू है वो चाइना वर्सेस फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम था। याद रखेगा, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान एंड वियतनाम। बीजिंग के अगेंस्ट 2016 में हेग बेस्ड एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जिसने एक जजमेंट दिया था कि भैया आप फिलीपींस के जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें इंटर मत करो, ठीक है ना। 2016 में 2016 में हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जजमेंट दिया था, लेकिन बीजिंग ने उसको माना नहीं, है ना। बट फिलीपींस कहता है कि हम तो भाई उस जजमेंट को मानते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, याद रखेगा, एक नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अ नॉन यूएन, पीसीए यूएन की बॉडी नहीं है। पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। और याद रखेगा ये बेसिकली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरह काम करती है जो कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का काम करती है बिटवीन मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट पार्टीज, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। एंड पीसीए जो बना था उसमें पहले एक हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1899 में, है ना। और 2 कन्वेंशंस याद रखेगा, कन्वेंशंस फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कन्वेंशंस फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो कि 1899 और 1907 में हुए थे। इसी के बेसिस में आपका ये हेग के पीस पैलेस में आपका फिर ये पीसीए बना था, ठीक है ना।
एंड इसमें जो कंबाइंड मेंबरशिप है लगभग 122 स्टेट्स की है, 122 कंट्रीज मेंबर हैं। एंड इट्स नॉट अ यूएन एजेंसी, है ना, याद रखिएगा, लेकिन ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर जरूर है। यूएन एजेंसी नहीं है लेकिन ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर जरूर है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।